4 बज चुके हैं। देवभूमि के दंगल के साथ मैं सूरी चौहान। आज जिक्र यूसीसी का पास पर्चा, चली चुनावी चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सीएए के बाद अब यूसीसी पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल धामी सरकार के यूसीसी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और यूसीसी के विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देते हुए राजभवन को भेज दिया है और इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रपति की इस मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी। अब इसकी अन्य औपचारिकताएं जो हैं वो होनी बाकी हैं। माना यह जा रहा है कि विधायी और एवं संसदीय कार्य विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द ही कानून लागू करने के लिए नियमावली को मंजूरी देकर कानून को सख्ती से राज्य में लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार के ऐसा करने से आजादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। वहीं विपक्ष ने चुनाव से पहले यूसीसी और सीएए लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि जनता के किए हुए वादे को ही पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था और सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार यूसीसी और सीएए के सहारे चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव पास आते ही देश और प्रदेश में तमाम नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले देश में जहां मोदी सरकार ने सीए लागू कर बड़ा दांव खेला है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि धामी सरकार जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। नतीजे पक्ष में आने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने को मंजूरी दी थी। वे राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद अब धामी सरकार नियमावली को मंजूरी देकर यूसीसी को सख्ती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यूसीसी को या सीए बोलिए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई। आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसी साल 2 फरवरी को कमेटी ने मुख्यमंत्री को 740 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। इसका परीक्षण कराने के बाद सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी देते हुए 6 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने विधेयक में संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति के हवाले करने का सुझाव दिया, लेकिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुई चर्चा के बाद 7 फरवरी को सर्वसम्मति से इसे ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। वहीं चुनाव से ठीक पहले यूसीसी और सीए पर मचे सियासी बवाल के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये यूसीसी के मामले में ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लेके आए। उत्तराखंड कहते हैं पहला राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए ना विपक्षों की राय ली, ना जनता से उन्होंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख सुझाव हमने मांगे, वो किन से सुझाव मांगे आज तक उनका पता नहीं चल पाया। यूसीसी सिर्फ चुनावी स्टंट है और इससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होने वाला नहीं है और इनके जुमलों को राज्य की जनता भली भांति समझ चुकी है।
देखिए यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है वो ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमें अभी यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें जो आवश्यकता थी वो थी कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको यहाँ की रोजगार में तवज्जो मिले, उनको उनका अधिकार मिले। आप ये देखिए कि यूसीसी लागू करने के बाद आप मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए हम देवभूमि की बात करते हैं, आप इसमें लिव इन रिलेशन को लेके आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशन का अब रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये बहुत ही दुखद है। अव्वल तो हमें इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। देखिए यूसीसी इस राज्य के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूसीसी से राज्य की जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। महिलाओं के अंदर जो आज तक जो एक अलग से भाव रहता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है, 3 तलाक का विषय था, दूसरे तलाक के विषय थे, लिविंग एंड रिलेशंस के जो विषय आ रहे थे, उससे जो घटनाएं हो रही थी, इन सब पर रोक लगेगी। इस राज्य में सबको समान नागरिक संहिता के आधार पर उनको अधिकार मिलेगा। कहीं किसी का धर्म का अतिक्रमण नहीं है। हाँ, विपक्ष लोगों को दुर्भावना से, दुराग्रह से भ्रमित करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सीए के बाद यूसीसी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भाजपा जनता से फिर किए हुए वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में यूसीसी और सीए का कितना असर जनता में देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो सीए को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यूसीसी को लेकर, क्योंकि राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। अब कभी भी अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है और उत्तराखंड पहला राज्य होगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो बेहद उत्साहित है कि इसे लागू ही होना चाहिए। समान नागरिकता देखा जाए और साथ ही नागरिकता संशोधन, दोनों ही एक्ट को लेकर जो एक खींचतान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रतनमणि डोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कमलेश जी से कर लेते हैं। कमलेश जी, आपने बताया कि यूसीसी भाई बेहद जरूरी है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष का ये मानना है, यूकेडी का ये मानना है कि यूसीसी फिलहाल जरूरत नहीं है उत्तराखंड की। देखिए अब उनका क्या मानना है इस पर तो मैं क्या ही जवाब दूंगी, लेकिन यूसीसी बेहद जरूरी क्यों नहीं है इसका जवाब भी हमारे भाई लोग शायद दे देंगे। पर मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को एक समान अधिकार यहाँ दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या। अगर हम अपनी बच्चियों की शादी की उम्र की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर हम महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है। तमाम जो हमारे प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में अपनी अहम भूमिका दी है, अगर हर धर्म के लोगों के लिए कानून अगर एक जैसा हो जाएगा, सबके धर्म के अलग अलग होते हैं, चाहे उसमें तलाक की बात हो, चाहे उसमें शादी की बात हो, तमाम गोद लिए हुए बच्चे की बात हो, दत्तक जो बच्चे गोद लेते हैं उनकी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक समान अगर होगी तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भी इस तरह की बात नहीं होगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है, कोई कमियां है, तो विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है, बता सकता है। विपक्ष से तो सुझाव भी नहीं लिए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष से सुझाव भी नहीं लिए गए। देखिए सुझाव भी लिए हैं, उन्हें मीटिंग में बुलाया भी गया है, लेकिन अगर विपक्ष मीटिंग में आकर के बैठेगा ही नहीं, सुझाव से मुंह मोड़ेगा, बात नहीं करेगा, तो सत्ता पक्ष क्या करेगा। विपक्ष को बकायदा बुलाया गया, इतनी बैठकें हुई, इतनी कमेटियां बैठी, उसमें जिन कमेटियों ने इसको रखा वो पूर्व अधिकारी रहे, उनसे पूछ करके पूरे प्रदेश के अंदर जो इतने लोगों से सुझाव लिए लाखों की तादाद में,
उसमें भी तो कोई जनता होगी, क्योंकि सारा ही तो झूठ नहीं हो सकता ना कहीं जनता तो होगी उसमें। और जनता ने अपने हितों की बात अगर रखी है और जनता इसमें खुश है। देखिए, अगर विरोध कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? केवल राजनीतिक दल कर रहे हैं ना। जनता तो इसमें खुश है, क्योंकि वो बहनें हमारी खुश है जो बरसों बरसों तक, कई वर्षों तक पीड़ित रहती थी, उत्पीड़न का शिकार होती थी। आज कम से कम वो अपने अधिकारों के प्रति इतनी सजग हो चुकी हैं और उनको लगता है कि अब आने वाले समय में कम से कम वो खड़ी होकर के अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगी। नहीं तो दबे कुचलों की तरह अगर पति ने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, डाइवोर्स दे रहा हूँ, या तलाक वाली जो स्थिति आती थी, उस वक्त जो हमारी वो बहन थी वो कितनी प्रताड़ित होती चलिए, थी, ठीक वो है। अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रदेश को निजात मिलेगी सारे शोषण से। जी ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, विपक्ष को ऐतराज किस बात से है, यूसीसी से या टाइमिंग से? दोनों ही चीजों को लेकर प्रतिक्रिया, सीए और यूसीसी। अनम्यूट करिएगा। देखिए मैडम, हमें यूसीसी से सोनी मैडम कोई इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा कि यूसीसी और सीए लाके ये जनता का वोट बैंक हथियार लेगी, वोट बैंक की राजनीति जो कर रही है, उससे इतराज है। अभी प्रवक्ता महोदय बोल रही हैं और इनके पहले भी प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे कि यूसीसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था उत्तराखंड में। बिना यूसीसी के समस्या था, ना कोई पढ़ाई लिखाई कर पा रहा था, ना रोजगार मिल रहा था। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो खाली यूसीसी के कारण ही अटकी थी। बताएं तो इतना जरूरी है क्या? आपके पास अगर इतना जरूरी है तो आपको ये नहीं लगता आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपके यहाँ रोज धरने पर आ रही हैं, कभी सचिवालय का घेराव कर रही हैं, कभी विधानसभा घेराव करती हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास घेराव करती है। वो पीड़ा तो आप लोग नहीं देख पाए। आप नारी सम्मान की बात कर रही हैं, क्या आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नारी नहीं? आपको लोकपाल के लिए कोर्ट फटकार लगा रहा है कि आप लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया। लोकपाल के नाम पर राज्य का करोड़ों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं, पर उसकी आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लोकपाल की जरूरत नहीं। भू कानून के लिए पूरे उत्तराखंड के युवा, बेरोजगार, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के बुजुर्ग सब आवाज उठा रहे हैं कि भू कानून, भू कानून, भू कानून। आप भू कानून आपके लिए जरूरी नहीं है, बस अत्यंत आवश्यक है कुछ, तो वो है लोकपाल, ये यूसीसी और सीएए। सीएए क्या है? नागरिकता का देने का कार्ड। अपने देश के नागरिकों को तो आप डंडे मार मार के जब वो रोजगार मांगते हैं तो आप उनके पीछे डंडे ले लेके दौड़ते हैं कि आप रोजगार मत मांगो। आप ये रोजगार देने के लिए नहीं। अभी आप 4 करोड़ मकान बनाए, वहां से भी जब करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो उनके लिए मकान कहां से लाएंगे? आप यहाँ के लोगों को ना मकान दे पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं। और बातें देखें, चुनाव से 1 महीने पहले हम सीए लाएंगे। आपको लगता है कि आपका वोट बैंक इंडिया के अंदर कम हो रहा है, तो आने वाले समय में अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए आप अलग अलग राज्य में जहां जहां आपको लगता है कि आपका वोट बैंक कम हो रहा है, वहां सीए वाले लोगों को डाल दिया जाएगा कि हमने बसाया, हमें वोट। सिर्फ राजनीति के नाम में डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। अचानक जल्दबाजी में निर्णय ले लेते, चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए नए नए नियम बना रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयुक्त को ऐसे नियम नियुक्त किया जाएगा, इससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। पूरी तानाशाही रवैया इन लोगों का है और देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। हम पूरी मुखरता से आवाज उठाएंगे और इनको इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, देश के संविधान को बदलने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उससे पहले विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सीए को लेकर भी आम आदमी पार्टी बहुत जो सुर हैं काफ़ी प्रखर होते हुए नजर आ रहे हैं। सीए को लेकर और यूसीसी को लेकर, दोनों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? सोनी जी, हमने प्रतिक्रिया क्या देनी है, क्योंकि मैं इस बात को वहां से शुरू करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच कह दो, तुम झूठ को सच कह दो, दरबार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। देखिए, जब सरकार आपकी है, आप राष्ट्रपति आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, राज्यों में सरकार आपकी है, तो आप करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है?
क्योंकि आप जो निर्णय लेते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो जनता के हित में तो बनाते नहीं है, क्योंकि आप जल्दबाजी में केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जो निर्णय लेते हैं, उसका असर जो होता है, आप अग्निवीर योजना लेके आए, आपने युवाओं को बर्बाद कर दिया, उनका कैरियर बर्बाद करने का आपने काम किया। आप नोटबंदी लेके आए, आपने पूरा व्यापारी वर्ग बर्बाद कर दिया। आप किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आए, किसान सड़क पे आ गए, 700 किसान शहीद हो गए। आप पुरानी पेंशन को आपने खत्म कर दिया, कर्मचारियों को आपने उसमें बर्बाद करने का काम किया। अब आप अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए आप CAA, UCC का ढोल आप रहे हैं। आप उत्तराखंड में UCC लेके आए, जबकि उत्तराखंड में इसकी जरूरत नहीं थी। हम तो कह रहे हैं UCC लाते आप, पूरे देश में लेके आते। आप क्यों राष्ट्रपति जी को बार बार परेशान कर रहे हैं? एक ही बार कानून बनाते और राष्ट्रपति जी के सामने पेश करते, वो पास कर ही देती, क्योंकि आपकी बात तो वो मना करेंगी ही नहीं। तो आप केवल अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये CAA और UCC का जो ड्राफ्ट लेके आए हैं और जो ये कानून लेके आए हैं, ये आप लोगों को रोजगार दे नहीं पाए, आप महंगाई कम कर नहीं पाए, कुछ आप ऐसा काम कर नहीं पाए जिससे लोगों को सुविधा हो, जनता को सुविधा हो। लेकिन आपने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया है। आप CAA का ढोल अब बजाना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। आप ये बताइए कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आपने मतलब 80 करोड़ लोगों को भुखमरी का शिकार बना दिया है देश में जब से आपकी सरकार आई है। जब 80 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार है और 5 किलो राशन पे आपने उनको मोहताज कर दिया है 5 किलो राशन के लिए, तो आप जो बाहर से CAA के थ्रू लोगों को लेके आएंगे, नागरिकता देंगे, तो वो आप कैसे देंगे? आप कहां पे उनको बसाएंगे? कैसे आप उनको रोजगार देंगे? कैसे आप उनको खाना दे पाएंगे? क्या आप कैसे कर पाएंगे जब आप अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं? आप मेहमानों को न्योता दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं धर्म के आधार पर आप CAA लेके आए, आप धर्म के आधार पर लेके आए। अरे ठीक है, अगर आपने नागरिकता देनी है तो फिर सबको दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी मुस्लिम, वो भी तो देशभक्त हो सकता है। अगर पाकिस्तान उसे नागरिकता दे दे तो वो रहेगा तो हिंदुस्तान का ही ना। तो हम कैसे ये विश्वास कर लेंगे कि कोई हिंदू अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी भी देश से आता है तो क्या अपने देश के प्रति वो वफादार नहीं होगा? क्योंकि वो यहाँ पे आएगा, यहाँ की नागरिकता लेगा, यहाँ पर नौकरी करेगा, और किस संस्थान में नौकरी करेगा ये भी हम नहीं कह सकते। तो वो चलिए, क्या इसीलिए आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने CAA को लेकर ये कहा है कि घुसपैठियों को शरण देने का काम कर रही है सत्ता पक्ष। ये आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया CAA को लेकर। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, यूकेडी के अकॉर्डिंग भी यही प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि जो UCC है वो जरूरी नहीं उत्तराखंड के लिए। CAA को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, क्या जरूरत है असल मायने में उत्तराखंड की? देखिए, प्रचंड बहुमत की जो ये सरकार है, इसने UCC लागू कर दिया और केंद्र में CAA लागू कर दिया। ये इनकी जिद है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ठीक है, कानून बन गया, देश को बधाई, राज्य को बधाई, बट इतनी जल्दीबाजी क्यों? हम ये सवाल कर रहे हैं कि उत्तराखंड, यहाँ कब महिलाओं ने कहा कि हम सुरक्षित नहीं है, UCC लाओ? कोई आंदोलन हुआ हो तो बता दीजिए सोनी जी। आंदोलन में तो आप लोग भागीदार रहे हैं, बेहतर पता है किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया। इस राज्य के अंदर लोग लोकायुक्त की बात कर रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि हम 100 दिन में लाएंगे। 10 साल सरकार को हो गए, लाए तो नहीं। 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे, मगर इन्होंने रोजगार तो किसी को दिया नहीं, छीन लिए। कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। अब आ जाइए CAA। अच्छी बात है, आपको पाकिस्तान के लोगों की इतनी चिंता है, उत्तराखंड से लेके देश के नौजवानों की चिंता नहीं है। मुझे खुशी है, चलो पाकिस्तान की चिंता, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश के लोगों की चिंता है। ये देश 65 लाख वो भी 2014 से पहले, ठीक है। हाँ, ये देश 65 लाख करोड़ कर्ज में था जब ये 2014 में सरकार थी, और आज 2024 में 1,73,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया।
और ऐसे में पाकिस्तानियों की चिंता, बांग्लादेशियों की चिंता, नौजवानों को रोजगार नहीं है। अब आ जाइए उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए, यहाँ आंदोलन किसके ओर है कि राजधानी दे दो। यहाँ आंदोलन है नौजवान बच्चों को रोजगार दो, जंगली जानवरों से हमें निजात दिलाओ, महिलाएं सड़कों पे प्रसव ना करें, हॉस्पिटल अच्छे बनाओ, डॉक्टरों की नियुक्तियां करो, गांव से पलायन रोको, वन अधिनियम में परिवर्तन करो, जंगली जानवर से निजात दिलाओ। नौजवान मांग कर रहे हैं भू कानून लेकर आओ, सख्त जो है मूल निवास हमको लागू कराओ। इन चीजों पर यदि सरकार ने इंच काम किया हो तो मैं मानूं। हम उत्तराखंड के लोग जिनकी आमदनी 45,000 करोड़ की नहीं है, खर्चा 85,000 करोड़ का है, यानी कि कर्ज में डूबा ये राज्य। इसके ऊपर यदि पाकिस्तान बांग्लादेश को लोगों को लाकर सीए के माध्यम से बसा दिए जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। वैसे हम 64 लाख थे, आज 1,35,00,000 हो गए। हमारा ये कहना है, देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि हम किसी सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, हम सवाल इस बात का है कि जो राज्य की प्राथमिकता, हम 42 लोगों ने हमारे इस राज्य के लिए अपने प्राण खोए। उन्होंने तो नहीं कहा था सीए के लिए प्राण खोएंगे हम, यूसीसी के लिए। हमने अपने नौनियाल बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के विकास के लिए बलिदान देकर ये राज्य लिया और हम स्टिल वहीं खड़े हैं। आज भी कह रहे हैं मूल निवास, भू कानून, राजधानी, पलायन, बिल्कुल आज भी वही मांगे हैं। जब हम चीजों को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो हम कैसे माने ये सरकारी बात है। इसके दुष्परिणाम, ये कब उत्तराखंड की महिलाओं ने कहा हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे, कब हमने कहा कि घर घर शराब, हर घर शराब हमको दो। कल अगर कोई घटना घटेगी तो यही भाजपा कहेगी कि इसके पिता की अनुमति थी इसलिए लड़की के साथ गलत हो गया। जैसे भाजपा कहती है हम तो नहीं कह रहे घर घर शराब पियो, हम तो शराब की दुकान में मत जाओ तुम। अरे भाई लड़कों को जब स्कूल जाने नहीं दोगे तो लड़का शराबी बनेगा, और जब शराबी बनेगा तब तुम कहो कि अपराधी क्यों कर रहा है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन के कारण बना है। यूसीसी और सीएए का जो दुष्परिणाम आने वाले समय में जनता भुगतेगी। जनता को बाद में समझ आएगा कि हमने धर्म के नाम पर जिन बेईमानों को सत्ता दी, इन्होंने देश से लेकर राज्य के अंदर शांति खत्म कर दी। चलिए फिलहाल यूसीसी और सीए को चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतनमणि डोभाल जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी सीए और यूसीसी को लेकर साझा करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को रूबरू करा दें बड़ी खबर से। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है, डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। पुलिस को फिलहाल एक सुसाइड नोट मिला है, बड़ी खबर। कविनगर के महिंद्रा एन्क्लेव में यह घटना हुई। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। पत्नी और बेटे की हत्या कर खुद की आत्महत्या। तो फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा और वजह खंगालने की कोशिश की, आखिर क्या वजह रही पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तो खुद की भी गर्दन काटी, अस्पताल में भर्ती शख्स, इलाज जारी। तो कविनगर की यह घटना सामने आ रही है, महिंद्रा एन्क्लेव में यह घटना हुई है जहां पर डबल मर्डर से सनसनी। बेटा और पत्नी को मौत के घाट उतारा और इसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। जिंदगी और मौत से जूझ रहा ये व्यक्ति अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल प्रशासनिक अमले की मौजूदगी घटनास्थल पर और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जयवीर मावी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयवीर, क्या अपडेट, क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है इस पूरे घटनाक्रम की? देखिए अभी तक की घटनाक्रम है वो ऐसा है कि जो अमरदीप नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी सोनू और बेटे विनायक के साथ रहता था, लेकिन उसने जो है अपनी पत्नी और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। वही खुद भी उसने अपने साथ जो गला काटा है चाकू से वार करके। अब उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक अभी गंभीर रूप से घायल है। वहीं अब पुलिस इस मामले की समस्त जांच में जुटी हुई है। देख आखिर क्या वजह रही है कि जो एक परिवार को इस तरह से अपने
इस तरह का निर्णय लेना पड़ा और परिवार को ही सदस्यों की हत्या करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं इस तरह का तनाव अमनदीप पर था। ये जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पुलिस इस मामले में कुछ कह पाएगी। लेकिन जिस तरह से जो हादसा हुआ है काफी डराने वाला हादसा है और कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो स्थिति है उनको जो एकांकी जो परिवार रहते हैं उन पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर जो इस तरह के जो बिल्कुल वजह क्या रही ये स्पष्ट है, जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। और शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कविनगर की ये घटना सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है जहां पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। हालांकि बेटा और पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी इस शख्स ने ये कदम उठाया, आत्महत्या करने की कोशिश की और अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी है। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतनमणि जी, आपके नजरिए से सीए जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से इसे चुनावी एजेंडा भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और यूसीसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता वाला मामला है, हम पहले भी इसमें चर्चा करते रहे हैं। बिल्कुल। कोई उत्तराखंड का कानून देश में लागू नहीं होना है। जो दिल्ली कानून बनाएगा, देश जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा वो देश में लागू होगा। एक विधानसभा, एक छोटी सी विधानसभा, 60 लोगों की विधानसभा एक कानून बनाया और वो पूरा देश में लागू होगा, तो ये तो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ये टिकने वाला नहीं है। लोग जा रहे हैं, मेरी जानकारी में है कि कुछ लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं चलेगा। ये जो अधिकार, ये अधिकारों का भी क्षरण कैसे आप ये करते? उत्तराखंड ने तो कभी ये मांग की नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कानून तो महिला विरोधी है और उस राज्य ने इस कानून को बनाया है जिस राज्य को नींव रखने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने उसके लिए अपने किसी ने बच्चा खोया है, किसी ने अपना पति को खोया है, किसी ने पिता को खोया है और आज भी वो उस त्रासदी को झेल रहे हैं। और उसकी तो ये मांग नहीं थी ये महिलाओं की, और इसके बावजूद आप ये कानून बना के पूरे उत्तराखंड के देव स्वरूप जो हमारी महिलाएं हैं उसको अपमानित कर रहे हैं कि वो कौन आप या तो आंकड़े लेके आते कि भाई उत्तराखंड में ये इतने लोग महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, वो लिविंग रिलेशन में रह रही हैं और इसलिए आगे इस प्रथा को रोकने के लिए हम ये कानून लाए हैं। बिल्कुल ऐसा तो कोई आंकड़ा सरकार ने दिया नहीं है हमें। अगर किसी को बीजेपी का प्रवक्ता या कोई और उन पे आंकड़े हो बताएं और तब ये कानून आ रहा तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ऐसे प्रदेश में आपने ऐसी घटिया किस्म की पहल की है जो संवैधानिक भी नहीं है, असंवैधानिक है, और जैसे उस प्रदेश को जिसको बनाने वाले महिलाएं हैं। और इसी में मुझे नहीं लगता ये पिछले 10 साल में कोई एक आप मामला बना दीजिए कि कोई हलाला का मामला हुआ हो। कि कितने आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि कितने लोगों ने 4-4 शादियां कर ली हैं। तो उत्तराखंड में तो लोगों की समस्या है कि यहाँ लोग ही नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं और आप 4-4 शादियों की ये बात कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मांग रहा था इस सरकार से, अपनी सरकार से, दिल्ली की सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो कि आप हमें भू कानून मांग रहे थे, हम क्या कहते हैं ये प्रमाण पत्र मांग रहे थे 1950, क्या हमारा प्रमाण पत्र दो, अस्थायी प्रमाण पत्र दो, वो उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप जो हमारी आपदाएं आ रही हैं, आपदाओं से जो लोग पीड़ित हैं, जो सीमेंट है, दूसरे तमाम चीजें हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने पूरा पर्यावरण को आप तबाह कर रहे हैं, जो कटान कर रहे हैं, बाघ हमारे माँ के बच्चे के गोद से बाघ उठा के ले जा रहा है बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चों को, उस पर तो आप कुछ कानून नहीं बना रहे हैं, आप कोई नीति नहीं बना रहे कि कैसे आप उसको रोकेंगे। और आप ऐसे चीज को ला रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना। सीएए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जी। में 280 पेज के वो पढ़ भी लिया, उसको पास भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। आज तक ये बता नहीं रहे हैं कि आपने आपत्तियां जो आमंत्रित की थी, आप खुद कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने आपत्तियां दी, किसने क्या आपत्ति करी वो तो सामने आए ना। वो आप उस पर कोई कुछ बताने के लिए नहीं है, किसने उसका समर्थन किया या किसी लाखों लोगों में किसी एक आदमी ने विरोध भी किया कि नहीं किया।
अब वो आप ला नहीं रहे हैं। अब ये जो आप यूसीसी जो अभी इन्होंने ये किया है, अब इससे क्या होगा? ये तो जो सबसे उनका जो राज्य असम, असम का मुख्यमंत्री कह रहा है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो वहां तो उन्हीं का मुख्यमंत्री है ना, कि इससे असम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपका मुख्यमंत्री आप जो पास कर रहे हैं उसको कह रहा है कि इसकी अहमियत नहीं है, और उसमें आप जो दूसरे राज्य हैं, बंगाल ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे, केरल ने कह दिया लागू नहीं करेंगे, दिल्ली ने कह दिया नहीं करेंगे, पंजाब ने कह दिया नहीं करेंगे, तमिलनाडु ने कह दिया नहीं करेंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने राज्यों, जो हमारे राज्य हैं, आप मुख्यमंत्रियों को भी भरोसे में नहीं ले रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। मतलब राज्यों को भी आप भरोसे में लेके एक ऐसा कानून बना रहे हैं कि उनको भी नहीं बता रहे हैं, आप धींगा मस्ती कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो प्रचार का माध्यम है, वो ये लोगों को, जनता को डिवीजन करना, और वो इलेक्शन के समय में कि हम इतना बड़ा क्रांति हमने कर दी है कि ये कुछ नहीं होगा, ये हिंदुओं को यूनाइट, बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को अलग थलग करने का ये इनका सियासत है। अब ये कितना कामयाब होता है तो विपक्ष के जो दूसरे लोग हैं सियासत वो तय करेंगे। होनी चाहिए, सियासत देश हित में होनी चाहिए। कमलेश जी आपका रुख करेंगे। कमलेश जी, आपने बखूबी सुना विपक्ष के भी सवाल और आपने वरिष्ठ पत्रकार की भी प्रतिक्रिया बखूबी सुनी। कमलेश जी, जवाब यूसीसी को लेकर भी, अगर यूसीसी इतना ही जरूरी है तो सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? दूसरा, अगर सीएए को लेकर बात की जाए तो 2011 से लेकर 2023 तक के जो आंकड़े सामने आए कि 17 लाख भारतीयों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी, तो इसको लेकर इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी क्या? क्योंकि 2014 से 14 का जिक्र किया गया है। इसको लेकर आखिर ये इतना जरूरी और ठीक चुनाव से पहले क्यों? देखिए, ये चुनाव से पहले का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये घोषणा पत्र में किया हुआ वो वादा है जनता से, जो जनता के लिए पूरा किया गया। ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में इसको कर दिया होगा, 2 से 3 साल लगे इसको बकायदा कमेटियों को बैठने में, काम करने में। दूसरी बात, हमारे भाई अभी आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसमें उत्तराखंड का कोई लोकायुक्त कानून का क्या हुआ? के बीच में नहीं बोले और बड़े संयमता से सुना, इसलिए आप चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जवाब दीजिए कमलेश जी, जवाब तो विपक्ष के सवालों का देना ही पड़ेगा। सुनेंगे तो अच्छा होगा, बेटर होगा, सकारात्मकता के साथ में अगर डिबेट हो तो ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, कंटिन्यू। दूसरी बात, एक बात, अधिकार राज्य को है या नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। आज ही के अखबार में है बकायदा, जो केंद्र की तरफ से पूरी गाइडलाइन है, उसमें बकायदा संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 245 है और 246, उसमें वाकई पार्लियामेंट में ये कानून तय होगा। लेकिन उसमें कुछ राज्यों को, जो हमारे राज्य है, उनकी विधायिका में भी इस कानून को बनाने के लिए या इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी, अपने प्रदेश के हित में वो कोई काम नहीं करेगी। अपने प्रदेश के हित में जो सरकार को अच्छा लगेगा, वो जानती है कि जनता को क्या चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक जो इस समय हम लोग बैठ करके बातें अगर करते हैं, सरकार इतना जानती है तो ये मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, या बेरोजगारी बढ़ रही है कमलेश जी, तो फिर बेरोजगारी ठीक है राज्य को, लेकिन तभी है जब पार्लियामेंट इसको करेगा, उसके बाद राज्य अपने हित से कोई उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं। ठीक, कमलेश जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है। अगर जनता को लगेगा ये कानून गलत है, अगर जनता को लगेगा यहाँ की महिलाओं को लगेगा गलत है, तो जरूर इसमें धामी जी बैठ के विचार विमर्श करेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे भाई लोग सभी आरोप लगा रहे थे कि हमने क्या किया, उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है, सबसे बेकार सरकार है। अगर धामी जी की सरकार इतनी बेकार है तो जो हमारी सरकार इतने बड़े कानून जो यहाँ लेकर आई है वो किस लिए लेकर, नकल विरोधी कानून जो इतने वर्षों से नकल चलती रही और 15-15 लाख रुपया लेकर के बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, वो इतना बड़ा कानून लेकर आए, क्या वो गलत कानून है? अभी जो दंगा करते हैं, जो लोग दंगा करके बाहर निकल जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाने का काम करते हैं, अगर उनके लिए कानून लेकर आए 10 करोड़ तक का उनके संपत्ति को कुर्क करने के बाद उनसे वसूलने का काम किया, जेल में डालने का काम, तो क्या ये कानून गलत है? दूसरी बात, हमारे यहाँ जो धर्मांतरण का इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा चलता है कि धर्मांतरण करते हैं, उसमें अगर सजा का प्रावधान किया तो क्या ये गलत है? अभी हमारे भाई लोग सभी लोग कह रहे थे सशक्त कानून जो थानों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, क्या वो चीजें गलत है? दूसरी बात, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हमारे भाइयों ने आरोप लगाया कि सरकार क्या कर रही है। मैं योजनाएं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि यूसीसी पे हमारी कमलेश जी योजनाएं मत बताइए, योजनाएं सरकार की पता है सभी को,
योजनाएं सरकार की सभी को बखूबी पता है मुझे लगता है। और अगर यूसीसी और सीए को लेकर बात हो रही है, यूके और कनाडा की स्थिति पता है, जनसंख्या में वृद्धि होगी अगर सीए एक्ट लागू किया गया। उसके आधार पर आंकड़े भी मैंने जो बताए, क्या उन भारतीयों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी या फिर जो चाहे पाकिस्तान के शरणार्थी हों उनको नागरिकता पहले दी जाएगी, या बांग्लादेशी हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू जो भी हैं, मुस्लिम, उनको पहले दी जाएगी? वरीयता किसको पहले दी जाएगी? पहले ही अपनी चीजों को क्लियर कर दिया सरकार, पहले से ही बिल्कुल तय करके चली। और सरकार किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं है कि सरकार किसी के अधिकारों का हनन करके दूसरों को अधिकार जो ऑलरेडी, कमलेश जी सवाल ये भी तो है ना, जो ऑलरेडी यहाँ पर बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, जो शरणार्थी यहाँ बरसों बरसों से रह रहे हैं, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां यहाँ बीत चुकी हैं, भू कानून, मूल निवास को लेकर क्या कहेंगी आप? जो उनके घोषणा पत्र में था, अगर वो अपने वादे पूरे करें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो वादा उन्होंने जनता से किया था वो जनता के सामने ला रही है। अगर उन वादों पे अगर सरकार खड़ी नहीं उतरती तो भी विपक्ष खड़ा हो जाता है सड़क में, और सरकार अपने वादे पूरे करती है तो भी विपक्ष खड़ा हो जाता है। दोनों तरफ से विपक्ष जो है समझ नहीं पाता कि वो करेगा। देखिए, ये 2024 का प्रोपेगेंडा नहीं है कि 2024 के लिए इस योजना को भाई, विपक्ष का तो यही कहना है कि अगर इतने सालों में ईमानदारी से काम किया होता तो सीए और यूसीसी की जरूरत ना पड़ती सत्ता पक्ष को। इसे तो चुनावी एजेंडा ही करार दिया जा रहा है। ये चुनावी एजेंडा नहीं है, मैंने आपको कहा, आप हमारा पिछला घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें धामी जी ने बकायदा यूसीसी का जिक्र किया है। बकायदा उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर के आऊंगा, और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सीए का जो घोषणा पत्र है जो हमारा, उसमें बकायदा है, उसमें कोई किसी से चोरी छुपे नहीं है। मैंने कहा अगर जनता नहीं चाहेगी, अगर जनता सड़क पे उतरेगी, लेकिन अगर विपक्षी दल खड़े होकर के अब बगैर मुद्दाहीन होकर के खड़े होकर के अगर विरोध करने की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। आपको पहले तथ्यों को देख लेना चाहिए, तथ्यों के बीच में जाना चाहिए, उसको पूरा बकायदा अनुसरण करना चाहिए, उसके बाद भी सारी चीजों को उठाना चाहिए। आप ये सही और गलत का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? विपक्षी कैसे ये गलत फैसला कर सकता है कि जो हम समान नागरिकता का अधिकार देने जा रहे हैं वो गलत होगा, या जो यूसीसी हम लागू कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष तो कह रहा है ना कि आप यूसीसी लागू करिए, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों? उत्तराखंड की जरूरत नहीं, पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये पूरे देश में होगा, और जो हमारे उत्तराखंड का जो यूसीसी है बहुत अच्छा मॉडल है, इसको पूरे देश के अंदर रखा भी जाएगा, करा भी जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी है, इसलिए यहाँ का अलग होगा। ऐसा नहीं कि हर एक राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां, अपने अपने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कोई ना कोई एक एक नियम लाएगा उसके अंदर, लेकिन ये पूरे देश में लागू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इस देश को आगे बढ़ाने का, विकसित देश बनाने का, इस प्रदेश को, धामी जी का जो सपना है इस विकासशील प्रदेश को बनाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे ले जाना। ये महिलाओं का जो हनन होता था बरसों बरसों तक, जो पीड़ित रहती थी, ये उन महिलाओं की किसी जाति धर्म की बात नहीं है। विपक्ष तो हमेशा ये आरोप लगाता रहता है कि धर्म की राजनीति और आपका जाति की राजनीति करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो डिवाइड कर रहे हैं सब चीजों को। आप भी तो मुसलमानों की बात करके और हिंदुओं को अलग करके, मुसलमानों को अलग करके, आप भी तो वही कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति तो यहाँ भी हो रही है। कमलेश जी, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या वाकई ये ध्रुवीकरण की राजनीति है? देखिए मैडम, भाजपा का काम झूठ बोलना है। अगर कुछ किया होता तो बताते कि हमने ये किया है। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई कम नहीं कर पाए। 100 दिन में विदेशों से काला धन लेके आएंगे, काला धन नहीं लेके आ पाए। 2022 तक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। 2022 तक हर किसी को पक्का मकान देंगे, ये पक्का मकान नहीं दे पाए। पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये सबक नहीं सिखा पाए। एक के बदले 10 सर लाएंगे, ये एक सर नहीं ला पाए। चीन को ला के दिखाएंगे, ये ला नहीं दिखा पाए। तो क्या बोलेंगे जो कुछ नहीं कर पाया? वो यही कहेगा यूसीसी, सीए, ये बातें तो वो करेगा ना। जनता परेशान है। आज जनता को रोजगार चाहिए, और जो रोजगार मांगता है ये उसके पीछे डंडे लेके दौड़ रहे हैं। आज एक महिला हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर, इतनी असुरक्षित जो नौकरी करने आती है उसका मर्डर कर दिया जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, और उसकी माँ
आज भी आपको याद दिला दूं आशीष जी कि आपकी सरकार ने नारी लेकिन आज तक धामी सरकार उनकी तरफ देखने वाली अपनी सरकार का अनुसरण भी थोड़ा सा कर लीजिए। अच्छा है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन तभी तो पूर्ववर्ती सरकार हो गई ना कमलेश जी। आप ये सोचें, आप विश्वास एक इंसान हैं, कमलेश जनता जी, का आपका जीतने की जो दायित्व कोशिश बनता है, जो होड़ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आशीष जी, अगर राहुल की गारंटी का जिक्र करें, जो 5 वादे किए गए हैं, क्या जनता को उन वादों पर भरोसा होगा? उतना विश्वास कांग्रेस बना पाई है जनता के बीच? एक ठोस रणनीति है विपक्ष के पास? नहीं मैडम, करना पड़ेगा विश्वास। अगर आप राहुल गांधी जी के ऊपर महालक्ष्मी जो आप योजना तो ला रहे हैं किसके ऊपर करेंगे? वो तो पहले से चल रही है झूठे और जुमलेबाजी वाले लोगों के ऊपर जो 10 साल से देश के ऊपर राज कर रहे हैं और हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बेशर्मी से किस तरह बोल लेते हैं, शर्म नहीं आती है। आप देखिए मैडम, चंडीगढ़ के अंदर मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को ज्यादा शर्म आनी चाहिए, बड़े क्योंकि खुश नजर आ रहे हैं। सत्ता में आज रहे चुनाव और आयुक्त आपने इस अपने प्रदेश पद को से किस घर इस्तीफा में दे लाए कि देते आप खुद हैं। समझदार हैं। जो आपके मुख्यमंत्री जी कह चिल्लाकर रहे थे कि मैं बोलते आके थे, बंद करूंगा, प्रदेश को लूट लूं। बैंकों में जो काला आप किस धन तरह है की हम बातें लेके करते हैं आशीष जी? आएंगे और डिबेट उसका में बैठ नाम के कम से उजागर कम अपनी करेंगे। सरकार के जो आज किए गए इन्होंने कार्य स्टेट को बैंक का नाम स्विस बैंक रखने का काम करा है। ठीक है, एक एक करके कमलेश जी, आप जवाब मत दें। तो इस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयुक्त कौन बनेगा ये मोदी जी बताएंगे। आपको क्या लगता है जिंदगी भर एक का ही राज रहेगा क्या? आप जिसको बताइए, आप चुनाव आयुक्त की नीति से बाहर करना चाहते हैं और अपनी ही पार्टी के 4 नेताओं को लेके चुनाव आयुक्त जैसी स्वतंत्र जगह को उसको भी आप यूज करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जिसमें इतना बड़ा तानाशाह प्रधानमंत्री मिला और जो झूठ बोलता है, लोकतंत्र की हत्या करता है। आप देखिए, विश्वास करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका नाम चला गया, वो एक्चुअली पेंशन थी। ठीक है। जब भाजपा सत्ता में आई तो देश का हाल वो कर दिया, देश को इतने कर्जे में डाल दिया। विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम पड़ गया। आज बताएं, जनता 60 साल नौकरी करने के बाद अपनी पेंशन भी नहीं दे पाएगी क्या? आप देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों की एक जगह है। अब भ्रष्टाचारियों को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ कहाँ जाना है। सारे भाजपा के अंदर बैठे हैं, जब चाहे सारे। ठीक है, और भी मेहमान हैं, रुक कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी, पार्टी, इसके अलावा ठीक है। कोई नहीं। आशीष जी, विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी, क्या लगता है जिस तरीके से यूसीसी और सीए को लेकर घमासान मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच, तो इससे 2024 की राह आसान हो जाएगी? देखिए सोनी जी, हमारा मानना है आम आदमी पार्टी की तो कोई रहा ही नहीं है। अरे रहा तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोई नहीं है। केवल झूठ झूठ और मात्र झूठ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। तो बता दीजिए, अगर उत्तराखंड में आपकी रहा है तो बता दीजिए। देखिए सोनी जी, लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है। जब रोटी कपड़ा और मकान जनता मांगती है तो भारतीय जनता पार्टी सीएए दिखाती है। लड़ाई जल जंगल और जमीन की है। जब जल जंगल ठीक है कमलेश जी, सुन लेने दीजिए। ठीक है, ड्राफ्ट पेश कर देते हैं। उत्तराखंड में या देश में, सोनी जी बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, उत्तराखंड या देश में सीएए, एनआरसी और यूसीसी को लेकर, उसकी मांग को लेकर एक प्रदर्शन हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां अगर एक भी ज्ञापन हो किसी विपक्ष के द्वारा या किसी जनता के द्वारा या किसी महिला के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी बताए। ये कहते हैं देश की मांग है, ये कहते हैं प्रदेश की मांग है। आप बताइए, महंगाई पर आप कुछ नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं यूसीसी, सीए। अरे भाई, हमारा देश आज भी कर्ज की गर्त में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश पर खरबों रुपए का कर्ज है, प्रदेश ठीक है। कमलेश जी सुन लीजिए, कमलेश जी, इनको केवल यूसीसी और सीएए नजर आता है, इनको देश का कर्ज नजर नहीं आता है। अरे भाई, आप अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, रोटी कपड़ा और मकान की जंग देश के लोग कर रहे हैं, वो आप दे नहीं पाए। आपने झूठ बोला महिला सुरक्षा के लिए, आपने झूठ बोला किसानों की आय दुगनी करने के लिए, आपने झूठ बोला 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, आपने झूठ बोला
15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आपने झूठ बोला, काला धन आएगा। इस पर आप कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कोई भी जवाब। जेल में पड़े हैं आपके, तो चलिए ठीक है, जेल में पड़े हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, कमलेश जी और विपिन जी। मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक ठीक है। संपत्ति के लिए कंप्लेन गई, भेजिए वहां पर सीबीआई अपनी, भेजिए अपने संस्थान वहां पर, उनको अरेस्ट करवाइए, मंत्री पद लीजिए। ठीक है विपिन जी, कमलेश जी, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी कहते हैं दो लोगों की लड़ाई में पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, फायदा हमेशा तीसरे का होता है, तो उस तीसरे की लिस्ट में आप शुमार हैं क्या? आपकी स्थिति क्या कुछ कह रही है? देखिए सोनी जी, अगर हम राजनीतिक बेईमान होते, राजनीतिक लालची होते, तो उत्तराखंड के मुद्दे पर बात ना कर रहे होते। आज भी हम उत्तराखंड के मुद्दों पे जेल जाते हैं, संघर्ष पर संघर्ष, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि आज की जो डिबेट है यूसीसी और सीएए में, उत्तराखंड के जनमानस को कितना बदनाम करोगे? देवभूमि है, वीरांगनाओं का क्षेत्र है ये, यहाँ से गौरा निकलती है, हंसा दनाई, बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं निकलती हैं, और ऐसी वीरांगनाओं को जो है यहाँ पर अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ की औरतों को लिविंग रिलेशन की जरूरत है। उत्तराखंड में कहाँ आंदोलन हुआ इसके लिए बताइए। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को यूसीसी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को यूसीसी की जरूरत है। शायद इनके नेताओं को लगता है कि इनके बच्चों को लिविंग रिलेशन की जरूरत है। उत्तराखंड के नौजवान बच्चे तो रोजगार मांग रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। समय नहीं है, समय नहीं है, समय इजाजत नहीं देता। फाइनल कमेंट ले लेते हैं रतन मणि जी का। रतन मणि जी, सीए को लेकर क्या कुछ स्थिति बनने वाली है? राजनीतिक रूप से बेईमानी साबित होती है तो बीच में इंटरप्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की महिलाओं ने कब कहा कि हमको यूसीसी चाहिए? उत्तराखंड की महिलाएं तो हॉस्पिटल मांग रही हैं, नौजवान बच्चों के रोजगार के लिए आंदोलन कर रही हैं। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यूसीसी और सीएए को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि लगातार इसे कहा जा रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और इसे विपक्ष चुनावी एजेंडा करार दे रहा है। यूसीसी को लेकर अब राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।